आज हम बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसके कारण क्या हैं, क्या हमें टेस्ट कराना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जब काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो सब लोग कहते हैं कि जो लेडी है, जो फीमेल है, उसी की में कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही। जबकि 50% कारण है कि मेल रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके स्पर्म में प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही। लेकिन मेल हमेशा अपना टेस्ट नहीं कराते हैं। एक छोटा सा टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस, वो कभी अपना टेस्ट नहीं कराते हैं, इसमें डिले करते रहते हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके कारण क्या हैं और इसके टेस्ट क्या कराने चाहिए और हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो जब सालों से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो इसमें हम जैसे फीमेल का इवैल्यूएशन होता है, सारी जांचें होती हैं, वैसे मेल की भी सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए। तो मेल इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि मेल पार्टनर की फर्टिलिटी की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आना, नेचुरली कंसीव नहीं कर पाना। जनरली अगर कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं कर पाता है तो जैसे फीमेल का इवैल्यूएशन होता है वैसे ही मेल का भी इवैल्यूएशन होता है, जैसे कि सीमेन एनालिसिस, सीमेन असेसमेंट करा जाता है, जिससे हमें पता चलता है क्या हम देख सकते हैं। अब हम इस पर बात करेंगे कि हमें एक हेल्दी स्पर्म की क्यों ज़रूरत है। नेचुरल कंसेप्शन के लिए स्पर्म को सबसे क्या क्या चाहिए होता है। एक तो उसकी जो काउंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, कि काउंट्स अच्छे होने चाहिए जो कि लैक्स में होते हैं, और एक उसकी मोटिलिटी यानी कि गति अच्छी होनी चाहिए। और एक थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉर्फोलॉजी, मतलब कि बनावट ऑफ स्पर्म। अगर मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तीनों चीज़ अच्छी हैं तो नेचुरली आ जाती है। अगर तीनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम है तो फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकती है। अब उसके कारण क्या क्या है। पहला कारण है कि जो कॉमनली पाया जाता है वो है काउंट का कम होना, मतलब लो स्पर्म काउंट। दूसरा है कि उसकी मोटिलिटी कम होना, मतलब कि गति कम होना, तो भी प्रेगनेंसी ना आना। और थर्ड है, जैसे मैंने बताया, कि बनावट यानी कि मॉर्फोलॉजी कम होना, उसकी शेप या स्ट्रक्चर एब्नॉर्मल है तो नहीं आ पाता। अब इनके और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि वेरिकोसील क्या है, जब टेस्टिस में वेन्स को बड़ी हो जाती हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है, जिससे कि नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि कॉमनली पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जैसा हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, वो अगर कम या ज़्यादा होता है तो उससे भी प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। थर्ड जो अलग से कारण है वो जेनेटिक, कि कोई फैमिली हिस्ट्री है या उसमें इनबिल्ट पेशेंट में हिस्ट्री है कि नहीं आ पा रहा, या फिर उसको सालों से बचपन से इन्फेक्शन रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उसको आया है और उसकी नली कहीं ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स ऊपर नहीं आ पा रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। सबसे बड़ा कारण जो कॉमनली आजकल के सिनेरियो में पाया जाता है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि ड्रिंक करते हैं लोग, स्मोकिंग करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, स्लीप्स अच्छे नहीं हैं, वेट गेन बहुत ज़्यादा है, जिससे कि स्ट्रेस फैक्टर्स हैं ऑफिस का, घर का, जो कि इनडायरेक्टली उनकी स्पर्म की क्वालिटी को घटा देता है, काउंट घटा देता है, मोटिलिटी घटा देता है और उनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स पेशेंट को पता ही नहीं चलते कि सिम्टम्स क्या हैं, मतलब किसी को कोई सिम्टम नहीं है, ये टेस्ट के ही दौरान पता चलता है कि स्पर्म कैसा है। कुछ केसेस में पाया गया है जैसे कि सेक्सुअली डिसफंक्शन होता है, या इजैकुलेटरी कोई प्रॉब्लम्स हैं, या टेस्टिकुलर डिस्कम्फर्ट है, तो या फिर हार्मोन अगर कम है या बढ़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स आ जाएं, तब पेशेंट सोचता है कि मैं टेस्ट कराऊं या डॉक्टर को कंसल्ट करता है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस के लिए, जब डायग्नोसिस के लिए कोई पेशेंट आएगा तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा, इसका पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि पास्ट में क्या हिस्ट्री रही है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, उसके लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या हैं, कोई फर्टिलिटी हिस्ट्री है, पहले कभी भी प्रेगनेंसी आई हो, चाहे वो अबॉर्ट हुआ बच्चा हो,
फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि टेस्टिस ठीक हैं, स्मॉल टेस्टिस तो नहीं है, अनडिसेंडेड टेस्टिस तो नहीं है। और फिर सीमेन एनालिसिस किया जाता है जिसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कितनी है और वो कितना वॉल्यूम आया है, 0.5 है, 1 ml है या 2 ml है। तो ये उससे हमें सीमेन एनालिसिस से पूरी जानकारी दूसरी मिल जाती है जिसमें हम इलेबोरेटली पूरा देख पाते हैं कि स्पर्म कैसा है। और अभी एडवांस्ड टेस्ट कब रिक्वायर्ड हो सकते हैं, तो अगर सीमेन में एबनॉर्मल आपको दिख रहा है कि भाई एबनॉर्मल है, डेब्रिस है या फिर मॉर्फोलॉजी पुअर है, तो उसको डिटेल्ड आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं। जैसे हार्मोनल टेस्ट है, सपोज स्पर्म बहुत ही कम है या फिर हैं ही नहीं, तो फिर हार्मोनल टेस्ट कराने पड़ते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, प्रोलैक्टिन। और स्पर्म बिल्कुल नील आ रहे हैं तो स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें पता लग पाता है कि कारण क्या है। वेरिकोसील का या स्ट्रक्चरल कोई इशू है तो उसके लिए भी स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। फिर आता है कि हम टेस्ट और क्या करा सकते हैं। अगर इन सब में भी सब सही आया तो क्या करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग कराएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से स्पर्म में प्रॉब्लम है। दूसरा है स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। अगर स्पर्म बहुत ही ख़राब है, मॉर्फोलॉजी बहुत पुअर आ रही है, तो DFI टेस्ट किया जाता है कि कितने हद तक, कितनी परसेंटेज तक प्रॉब्लम है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले लाइफस्टाइल जो कि बहुत कॉमन है स्पर्म की क्वालिटी ख़राब करने के लिए, उसमें चेंजेस ला रहे हैं। जैसे अल्कोहल हमें क्विट करना है, स्मोकिंग क्विट करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। और जब आप डॉक्टर से मिलते हैं वो आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है जैसे वेरिकोसील, कोई ग्रेडिंग में ज़्यादा है, 3rd ग्रेड है, तो उसमें सर्जरी करा के इफ़ेक्ट आ सकता है, स्पर्म आ सकते हैं। अब अगर क्या क्या प्रोसीजर है, अगर स्पर्म काउंट कम है तो IUI प्रोसीजर है और IVF है। अगर बहुत ही कम है, IVF के थ्रू ICSI प्रोसीजर है जिसमें एक एक एग में एक एक स्पर्म डाल के प्रेगनेंसी आ सकती है। तो जो भी हैं कि ये सोचते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं आ सकती है। इवन अगर स्पर्म काउंट नील आ रहा है तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर से उनके स्पर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि टीसा है, टीसे हैं और माइक्रो टीसे हैं। इनके थ्रू हम स्पर्म निकाल के और एक एक एग में एक एक स्पर्म डाल के एम्ब्रियो बना सकते हैं और IVF और ICSI के साथ प्रेगनेंसी ला सकते हैं। अब हमें क्या, हम जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट ज़्यादा है तो उसको कम करना है, डायबिटीज़ है तो उसको ट्रीट करना है, अल्कोहल और ये आपका स्मोकिंग है इसको हमें ख़त्म करना है, बैलेंस डाइट लेना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है और नींद पूरी लेनी है। फर्टिलिटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको इग्नोर मत करिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अब इसमें मिथ क्या है, अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस नॉर्मल है तो वो कहते हैं कि अगर हमारा सब परफॉर्मेंस ठीक है तो क्यों स्पर्म की प्रॉब्लम होगी, ना हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, वो जब आप टेस्ट कराएंगे तभी आप इवेलुएट कर पाएंगे कि अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस सही भी है उसके बाद भी स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम तो सीमेन एनालिसिस से ही पता चलेगी। और जैसे मैंने बताया कि कोई सब ठीक है उसके बाद भी कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम रहती है। अब मेल इनफर्टिलिटी एक कॉमन और ट्रीटेबल है। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा, कॉमनली पाई जाती है और इसका ट्रीटमेंट है, चाहे काउंट कम हो, मोटिलिटी कम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो या वेरिकोसील हो, तो सबका ट्रीटमेंट है। प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए, सीमेन एनालिसिस के अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीटमेंट देके एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी लाई जा सकती है। अब अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और फर्टिलिटी से लेकर कोई भी कंसर्न है तो अपना सवाल कमेंट में ज़रूर लिखिए। मेल इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम है, जो उसके साथ हम पर्सनल ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप तक हम पहुंच सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाल सकते हैं।